हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे मैन में क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको मान लो पेनिस हो गया, ठीक है, फीमेल में देखते हैं वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया। तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं बस इन सब की हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। कैसे आते हैं, क्या क्या आते हैं, देखो। WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके कौन कौन से एस्पेक्ट आ रहे हैं। फिजिकल एस्पेक्ट आ रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट आ रहा है, बिहेवियरल एस्पेक्ट और आ रहा है, और सोशल एस्पेक्ट आ रहा है। तो उसका क्या मतलब है। फिजिकल एस्पेक्ट किसके कनेक्शन में, रिप्रोडक्शन के कनेक्शन में। मतलब जैसे कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। फिजिकल हेल्थ किसकी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया फिजिकल हेल्थ के कनेक्शन में। फिर हम देखेंगे इमोशनल कनेक्शन। इमोशनल कनेक्शन का मतलब होता है साइकोलॉजी आपकी कैसी है, आपके थॉट्स कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिथ्स होती हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं किस करने से एड्स हो जाएगा, किस करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर हिंड्रेंसेज है, आपके अंदर रुकावटें हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी मिथ है। ठीक है। तो आप इमोशनली और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, आपका जो माइंड सेट है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। तो हम बोल, तो ये इसका मतलब इमोशनल का यहाँ पे ये है। बिहेवियरल मतलब आपका बिहेवियर कैसे है, आपका एटीट्यूड कैसे है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को लेके, और ये जो पूरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको लेके। ठीक है। सोशल मतलब क्या होता है, बहुत सारे सोशल स्टिग्मा होते हैं। जैसे कि हम एड्स का पेशेंट है तो उसको साथ उससे हाथ नहीं मिलाएंगे, उसके साथ खाना नहीं खाएंगे, तो इस तरह की चीजें। तो WHO ने बोला रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करेंगे तो ये चारों हम एस्पेक्ट देख के चलेंगे इन कनेक्शन विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया तो उसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। 1951 में इंडिया जैसे 1947 में आजाद होने के 4 साल बाद ही इंडिया ने फैमिली प्लानिंग लॉन्च कर दी थी। ठीक है। फैमिली प्लानिंग हमने उस टाइम लॉन्च कर दी थी। इसमें हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए। प्रिकॉशंस कैसे लिए, हमने ये लिया कि हमने ये पॉलिसी लॉन्च की थी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको RCH भी बोला जाता है। तो हमने कि ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, उसके बारे में नॉलेज फैलानी है, और ज़्यादातर लोगों को बताना है इसके बारे में। ठीक है। नॉलेज किस तरह की, बहुत तरह की नॉलेज। आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सेक्सुअल पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको रिप्रोडक्शन होता कैसे है ये पता होना चाहिए। ठीक है। और कैसे STD फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज फैलती है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी नॉलेज है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, चाइल्ड की हेल्थ कैसे आगे ठीक रहेगी, बच्चे आगे कैसे हेल्दी ग्रो करेंगे, तो इन सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। 1951 में हमने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम। ठीक है। तो ये इसी के अंडर आता है सारा। ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल हेल्थ की जैसे मैंने अभी बात की, हम जैसे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल हेल्थ भी एक तरीके से उसी का पार्ट है। तो क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, थोड़ा देख लो, आइडिया ले लो किस किस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो किस चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के बारे में, प्रेगनेंसी क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। सब अभी हम पढ़ेंगे आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कैसे पीरियड्स होते हैं, कितने दिन की साइकिल होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती है, इनको STI भी बोला जाता है। ठीक है। कैसे कैसे इन्फेक्शन होते हैं सेक्सुअली डिसीज किस तरह से होती हैं सेक्स के थ्रू। ठीक है। जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो। ठीक है। फिर रिलेशनशिप्स के बारे में, कैसे मदर की, यहाँ जब केयर बात करते हो मेनली मदर की केयर की बात करते हैं, मदर की केयर कैसे होगी, चाइल्ड की केयर कैसे होगी। तो ये सब चीजें ना, ये सब इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे जो मेंशन किए हैं, तभी ये बोला जाएगा कि एक इंसान की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एमिनियोसेंटेसिस की। एमिनियोसेंटेसिस है क्या, देखो आपको पता है, अगर आपने ठीक से बायो पहले पढ़ी है 9th-10th में, तो ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा एक पानी में तैरता रहता है। जब मदर माँ के पेट में होता है बच्चा तो पानी में तैरता है। ठीक है। एक फ्लूइड में तैरता है। ठीक है। इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चा इस फ्लूइड में तैर रहा है, इसे बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एक थैली होती है, समझ रहे हो, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा बैग सा होता है, एक थैली सी होती है। ठीक है। इसको एमनियोन बोलते हैं, इस थैली को बोलते हैं एमनियोन। ठीक है। तो अब क्या होगा, डॉक्टर क्या करते हैं,
जब मदर 15 वीक की प्रेगनेंसी में होती है, ठीक है, 15 वीक मतलब अराउंड समझ लो ऑलमोस्ट 4 महीने के आसपास, तो 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तो जब अराउंड 4 महीने हो जाते हैं, ठीक है, 4th मंथ के आसपास, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे एक निडल डालेगा, उस निडल के थ्रू यहाँ से फ्लूइड निकाल लेगा। ये जो फ्लूइड है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, ये बाहर निकाल लिया जाता है। तो जब ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाला जाता है तो इसमें कुछ बच्चे के भी सेल्स आ जाते हैं। इस फ्लूइड में ना कुछ सेल्स बच्चे के भी होते हैं, बच्चे का यूरिन भी होता है, बच्चे के स्किन सेल्स भी होते हैं, तो वो उस एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाते हैं। तो अब इस फ्लूइड को क्या कर सकते हैं, इस फ्लूइड को जो एक्सपर्ट्स होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उस फ्लूइड को चेक करके ये पता कर सकते हैं कि इस बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है, इस बच्चे में जेनेटिक कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को ये बोला जाता है एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया तो इसलिए यहाँ से वर्ड एमनियो आ गया। समझ में आ गया? ये क्यों किया जाता है? ये चेक करने के लिए कि कोई बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई से क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉब्लम पता चलती है? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पेटियो सिंड्रोम, ये नाम आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। और ये होता कब है? एमनियोसेंटेसिस कब निकालते हैं? ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नीडल डालते हैं और फ्लूइड निकालते हैं, ये तब करेंगे जब मदर एटलीस्ट 4 महीने की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, ठीक है। जनरली कब किया जाता है? 15वां से लेके 20th वीक, ठीक है, 15 से लेके जो 20वां वीक होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पीरियड में ये करा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। इंडिया में एमनियोसेंटोसिस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके थ्रू एक तो ये मालूम पड़ता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, जिसके लिए ये बना गया था ओरिजिनली, तो इसीलिए बनाया गया था ताकि बच्चे का जेनेटिक डिफेक्ट मालूम पड़े कि बच्चे में कुछ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे को जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। लेकिन इसके थ्रू एक चीज और मालूम पड़ जाती है, इससे थ्रू बच्चे का ना सेक्स मालूम पड़ जाता है कि बच्चा लड़का है कि लड़की है। अब इंडिया में क्या आपको पता है कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, मतलब क्या होता है, जो अगर फीमेल होती है, जैसे अब क्या है कि सेक्स पता कर सकते हो आप, इसके थ्रू सेक्स भी पता चल जाता है लड़का है कि लड़की है। तो बहुत केसेस में क्या होता है कि जैसे मालूम पड़ जाता है लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं बच्चे को, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि फिर सेक्स रेशियो बिगड़ जाएगा, ऑलरेडी सेक्स रेशियो इंडिया का ठीक नहीं है, ठीक है, फीमेल्स कम है, मेल्स ज्यादा है, तो ऑलरेडी, और अगर हम बार बार इस तरह से फीमेल को ऐसे अबॉर्ट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी फ्यूचर में आके, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एमनियोसेंटेसिस को बैन किया, जो कि एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से स्टेप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और बताता हूँ, एक इसका रिस्क और भी होता है एमनियोसेंटेसिस का, जब ये करते हैं तो इसमें मिसकैरेज का भी डर रहता है, बच्चे के मरने का भी डर रहता है, ठीक है। वो डर कम होता है, मतलब 100 में से एक केस में होता है, लेकिन एक रिस्क रहता है एमनियोसेंटेसिस का, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एमनियोसेंटेसिस इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से क्या और था, ये मालूम पड़ जाता है कि पहले से मालूम पड़ जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, और अगर लड़की होती है तो फिर उस केस में लड़की को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये इससे सेक्स रेशियो बिगड़ेगा, ओवरऑल फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन कहाँ जा रही है दुनिया की। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है। अगर मैं फिलहाल की बात करूँ तो 7 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है। आप देखो ये 2020-21 के आसपास, तो आप देखो ये इतनी पॉपुलेशन चल रही है, 7.79 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा। 1950 में कितनी थी? 2 बिलियन, सिर्फ अराउंड 2 बिलियन थी। तो मतलब पिछले 70 साल में अक्रॉस हम 2 बिलियन से अराउंड 7.7 बिलियन में पहुंच गए हैं। मतलब 5 बिलियन के आसपास हमने पॉपुलेशन बढ़ा ली है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है मालूम है आपको? मेडिकल साइंस इंप्रूव कर गई है। मेडिकल साइंस इंप्रूव करेगी तो क्या होगा? मेडिकल साइंस जब इंप्रूव करेगी तो होता क्या है, जो पहले क्या होता था कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो जाती थी, बच्चा होता था तो बच्चे की भी डेथ हो जाती थी। तो अब मेडिकल साइंस की वजह से बच जाते हैं, मदर भी बच जाती है, बच्चे भी बच जाते हैं, लोगों की लंबी लाइफ हो गई है, एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, आगे जाकर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो एंटीबायोटिक्स की वजह से, ठीक है, आप बच जाते हो। नहीं तो पहले लोग बहुत जल्दी, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया मर जाते थे। जब इंसान जंगलों में रहता था ना लाखों साल पहले, तो बहुत कम लाइफ थी आदमी की, 30-32 साल लाइफ थी। आज की डेट में एवरेज लाइफ मालूम है आपको कितनी है? एक इंडियन की एवरेज लाइफ 70 ईयर्स के आसपास है आज की डेट में, 2021 में, ठीक है। और लाखों साल पहले आदमी सिर्फ 30 साल में मर जाता था। अगर हम जब जंगलों में रहते थे ना तो एवरेज लाइफ 30 साल थी, जरा सा इन्फेक्शन हुआ मर गए, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक थे नहीं, कोई दवाइयां थी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेडिकल साइंस की वजह से लाइफ बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है,
लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि विद टाइम ऐसे अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई, बोला गया 2050 तक 9 बिलियन हो जाएगी, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है अर्थ पे, तो काफ़ी क्योस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे हमें फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इंडिया और चाइना में। अब इंडिया का देख लेते हैं, अभी अपने वर्ल्ड का देखा, इंडिया का खाता हूँ। इंडिया का अगर बात करूँ, इंडिया 1950 के टाइम पे था, वैसे बताऊँ 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अराउंड इंडिया की पॉपुलेशन थी 35 करोड़। आज की डेट में इंडिया की पॉपुलेशन है 138 करोड़ के आसपास, इतनी है लगभग एवरेज। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। अराउंड हमने 100 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा पॉपुलेशन हम बढ़ा चुके हैं, जो कि अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। आने वाले टाइम में रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो बहुत सारे इश्यूज खड़े हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ। करंट पॉपुलेशन देख लो अब इंडिया की 1.38 बिलियन के आसपास है, ठीक है, 138 करोड़ के आसपास मैं बोलूँगा। और पॉपुलेशन का अगर मैं रेट की बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 1.7% के आसपास बढ़ती है, ठीक है, लेस देन 2% मान के चलो, इतना बढ़ती है। अब आपको लग रहेगा तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम लग रहा है, लेस देन 2%, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि ये करोड़ों के हिसाब से निकल रहा है, इसका करोड़ों का इतना परसेंट है ये, तो बहुत तो आंसर भी जो आता है फिर वो जब निकालोगे तो करोड़ों में ही आएगा। इस हिसाब से आने वाले 30 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम इस पर बहुत प्राउड फील करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे और पब्लिक ज़्यादा होगी, तो उससे क्योस मचेगा, ठीक है। कितना 1.7% के आसपास मैंने आपको बताया, इतने ग्रोथ रेट है हमारी पॉपुलेशन की, यानी कि अराउंड हर 1000 लोगों पे हर साल 17 लोग और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें एक होता है नेचुरल मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, सर्जिकल होता है, केमिकल होता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव कई तरीके से होता है। एक होता है नेचुरल मेथड। आज हम नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि हम सेक्स तो कर रहे हैं लेकिन हम बेबी नहीं चाहते, ठीक है। हम सेक्स कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सेक्स हो जाए लेकिन बेबी ना हो, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए कि सेक्स हो जाए लेकिन बेबी ना हो, तो जो मेथड्स अप्लाई करे जाएंगे वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आएंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर कई तरह के मेथड है। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड, अगले वीडियो में मैं आपको बाकी मेथड्स पढ़ाऊंगा। पहला मेथड क्या है? विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि आप जब सेक्स करोगे, ठीक है, तो जब एजैकुलेशन का टाइम होगा, ठीक है, जब आप सेक्स करोगे तो जो पेनिस है, ठीक है, मेल पेनिस जब इंसर्ट करेगा वेजाइना में, ठीक है, जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, तो जैसे ही एजैकुलेशन होने वाला होगा तो जो मेल होगा वो पेनिस को बाहर निकाल लेगा और जो सीमेन है वो बाहर एजैकुलेट करेगा, वेजाइना में एजैकुलेट नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड, क्योंकि विड्रॉ कर रहा है मेल पेनिस को, ठीक है, जब वो एजैकुलेट कर रहा है। तो ये हो गया नेचुरल मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसका मतलब क्या है? देखो, फीमेल की 28 डेज की साइकिल होती है, जो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आप इसको लिखिए 28 डेज। जो पूरी फीमेल की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो पूरी फीमेल की साइकिल होती है 28 डेज की होती है, ठीक है। तो पहले 5 दिन तो पीरियड्स के होते हैं, ये ऐसे मान के लो, ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 10 दिन से लेके अराउंड 17वां दिन तक का, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक टाइम पीरियड हो गया। ये वाला जो टाइम पीरियड है ये रिस्की होता है। रिस्की किस सेंस में? यहाँ पे अगर आप सेक्स करते हो तो आपके बेबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फीमेल, ऐसा होता है ना कि पूरे 28 के 28 दिन फीमेल यहाँ पे एग प्रोड्यूस करती है। फीमेल प्रोड्यूस करती है एग 14th डे पे, और हर महीने सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस होता है, तो 14वें दिन पे होता है। तो यहाँ पे 14th डे पे जब एग से स्पर्म मिलेगा तभी प्रेगनेंसी होगी। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम ग्रेस पीरियड लेके चलते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 से 3 दिन रहता है बॉडी के अंदर फीमेल के जिंदा, ठीक है। तो 2 से 3 दिन इधर ले लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड ले लिया 1-2 दिन और, ठीक है, ऐसे इधर ले लो 2-3 दिन। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये रिस्की माना जाता है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर आप सेक्स कर रहे हो तो चांसेस ज्यादा है बेबी होने के, ठीक है, समझ गए। बाकी जो ये टाइम पीरियड है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो 5 to 10 जस्ट आफ्टर पीरियड्स और जस्ट बिफोर पीरियड्स, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेफ टाइम पीरियड है, ठीक है। 100% सेफ तो नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये 100% सेफ नेचुरल मेथड्स में कोई भी नहीं है। बट हमें अगर नॉलेज है तो हम नॉलेज अगर हमारे पास है तो हम इन मेथड्स को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये है, तो ये हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, की हम इस टाइम पीरियड पे हम सेक्स नहीं करेंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये आप इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे चांसेस कम है,
क्योंकि एग का जो टाइम पीरियड है वो ये वाला टाइम पीरियड है, 10 से 17वां दिन, ठीक है। फिर आता है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशन का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, एक तरीके से बेबी को दूध पिलाना, ये लैक्टेशन हो गया, ठीक है। एमनोरिया होता है, वैसे मेडिकल साइंस में एमनोरिया का मतलब होता है जब मेंसेस नहीं होते, ठीक है। एमनोरिया का मतलब यही है मेडिकल साइंस में, मेंसेस का ना होना, पीरियड्स का ना होना, ठीक है। और लैक्टेशन का मतलब एक तरीके से क्या है, फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग वाला समझ लो, ठीक है। जो ब्रेस्ट फीडिंग आप कर रहे हो लैक्टेशन हो गया। अब नाम से समझ में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ लिंक इसका यहाँ पे है। अब होता क्या है, जैसे कि जब फीमेल डिलीवरी कर देती है, ठीक है, तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी कभी भी फीमेल के मेंसेस स्टार्ट नहीं होते। प्रेगनेंसी में आप प्रेगनेंसी हो गई 9 महीने की, ठीक है, 9 महीने पूरा प्रेगनेंसी बंद, पूरा 9 महीने के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके पीरियड्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट आफ्टर ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी होती है आपके पीरियड्स वापस हो जाएंगे। अब पीरियड्स होने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। कईयों के 2 महीने में हो जाते हैं, कईयों के 6 महीने में होते हैं, कईयों को उससे भी ज्यादा लगता है। अब लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड क्या है कि इस टाइम पे जब, क्योंकि आपकी अभी डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के इमीडिएटली बाद पीरियड्स नहीं होंगे। अब आपके पीरियड्स नहीं हो रहे, ठीक है, तो मेंसेस नहीं हो रहे, ठीक है। तो अभी आपके मेंसेस नहीं हो रहे हैं, अभी आपका एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, मेंसेस क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे रीजन देखो क्या होता है। आपका प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है ना, ये अभी हाई होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही एक वो वाला हार्मोन है जिसकी वजह से मदर के बॉडी में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होता है और एफएच और एलएसएच कम होते हैं। एफएस एलएसएच कम होंगे और ये लेवल हाई, ये प्रोलैक्टिन ज्यादा होगा, तो इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि जब एफएच एलएसएच कम होंगे ना, तो ये आपका एग का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसलिए मेंसेस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये डाउन है और ये हाई है, तो इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन रहता है। तो फीमेल के डिलीवरी के जस्ट बाद फीमेल के जब मेंसेस नहीं होते, ठीक है, और उस टाइम फीमेल जब ब्रेस्ट फीड कर रही होती है और 6 महीने तक का टाइम पीरियड है, ठीक है, जो बच्चा है वो 6 महीने तक का होना चाहिए। 6 महीने से ऊपर निकल जाएगा फिर नहीं हो सकता ये वाला मेथड अप्लाई। तो ये तभी हो पाएगा जब बेबी 6 महीने से छोटा है, तो अप टू 6 मंथ्स तक का हो सकता है डिलीवरी के 6 महीने तक के टाइम पीरियड में। तो डिलीवरी के 6 महीने तक का टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके बाद का फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, नियरली फुली ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, और फीमेल के पीरियड्स नहीं होने चाहिए। तो जब ये 3 कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी तब हम ये वाला अप्लाई मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। सेफ है, कन्वीनियंट है, इफेक्टिव है, लेकिन फिर मैं बोलूंगा 100% इनमें से कोई भी 100% इफेक्टिव कोई नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इफेक्टिव है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज होना जरूरी है, ये सब आता है आपका नेचुरल मेथड के अंदर में। तो गाइज ये था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।